समय में चाहिए। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग सर। देना चाहते हैं? जी सर। क्या है कोड नंबर आपका? 25। ठीक है, बैठिए। परिचय दीजिए, नाम, जाति, धर्म, क्षेत्र का उल्लेख किए बिना। जी सर। सर मैंने अपना ग्रेजुएशन बीटेक इन सिविल इंजीनियरिंग किया है एनआईटी राउरकेला से। ठीक है। 2014 का पास आउट हूँ। उसके बाद सर 2014 से 2016 मैंने पहाड़पुर कूलिंग टावर्स लिमिटेड नाम की कंपनी है, एमएनसी है कोलकाता में, उसमें मैंने प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेशन इंजीनियर के तौर पे काम किया है। और फिर 2016 ऑनवर्ड सर मैं रेलवेज़ का रिसर्च इंस्टीट्यूट है आरडीएसओ, उसमें मैं सीनियर सेक्शन रिसर्च इंजीनियर के पद पे काम कर रहा हूँ। गुड। फिर तो कहाँ आप इधर आना चाहते हैं? इतनी बढ़िया जॉब आपके पास है। सर और एरिया, जो जॉब आपके पास है उसमें जो आपने पढ़ाई लिखाई की है उसका सदुपयोग हो रहा है। जी सर। यहाँ आ जाएंगे आप तो उसका तो उपयोग बंद, सदुपयोग आप जाने दीजिए। सर मुझे लगता है कि जो मेरी एजुकेशन है या वर्क एक्सपीरियंस है इसने सर मुझे टूल्स दिए हैं। सिविल इंजीनियरिंग मुझे टूल्स सिखाई है। फिर अभी मेरी जॉब जो है वो रिसर्च बेस्ड है, तो इसमें स्टैंडर्डाइजेशन, एसओपी, डेटा ड्रिवन एनालिटिक्स ये सब है। तो मुझे लगता है सर वो आज के गवर्नेंस की मतलब डायर नीड है। वो अगर यूज़ हो जाए तो गवर्नेंस और बेटर हो सकती है और मतलब पब्लिक सर्विस डिलीवरी और बेटर तरीके से की जा सकती है। क्या होते हैं डिप्टी कलेक्टर के कार्य? क्या करना रहता है ग्राउंड लेवल पर इसे? जी सर। सर डिप्टी कलेक्टर का मेन काम तो सर रेवेन्यू रिलेटेड होता है और सर इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन भी होता है उनका काम। बहुत सारे जैसे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट वगैरह हैं, मतलब डिज़ास्टर मैनेजमेंट उनका काम है। जो विलेज लेवल की प्लानिंग एक्टिविटी, सॉरी तहसील लेवल की प्लानिंग एक्टिविटीज़ हैं उसमें वो इन्वॉल्व होते हैं। उसके अलावा सर जो भी सेक्टर्स हैं, पब्लिक हेल्थ, एजुकेशन, रूरल मतलब अपस्किलिंग, जॉब क्रिएशन, ये सब में उनका योगदान रहता तो है। फर्स्ट प्रेफरेंस तो डिप्टी कलेक्टर को ही आपने दिया? जी सर। और सेकंड? सेकंड सर मैंने एआरटीओ को दिया है। क्यों डिप्टी एसपी क्यों नहीं? जी सर। अच्छी खासी पर्सनालिटी आपकी है। हमें तो यही लग रहा था इनको देख के कि उसी के लिए आए हैं। नंबर 1 पर रखना चाहिए था आपको। जी सर। सर एक्चुअली मैं रिस्पेक्ट करता हूँ सर पुलिसिंग की बहुत, और मुझे लगता है सर यूपी एक मतलब ऐसा स्टेट रहा है, जनरली इसका नाम पहले ख़राब भी रहा है लॉ एंड ऑर्डर के लिए। तो पुलिस ने काम बहुत अच्छा किया और अच्छा है मतलब पुलिसिंग। लेकिन सर मेरा ज़्यादा इंक्लिनेशन सर प्रिवेंटिव गवर्नेंस की तरफ है सर। पुलिसिंग का काम थोड़ा रिएक्टिव होता है, जब व्हेन क्राइम हैज़ टेकन प्लेस उसके बाद पुलिस का काम स्टार्ट किस होता है। सरकार के कार्यकाल में क्राइम रेट ज्यादा रहा यूपी में? कब लॉ एंड ऑर्डर ज्यादा गड़बड़ाया? किस सरकार के कार्यकाल में? मैम हिस्टोरिकली अगर देखा जाए नहीं, तो हिस्टोरिकली दैट्स ओके। हिस्टोरिकली इट्स डिप्लोमेटिक एस्केप। जी मैम। मैंने डायरेक्ट सवाल आपसे पूछा, किस सरकार के कार्यकाल में लॉ एंड ऑर्डर ज्यादा गड़बड़ाया? आपने कहा ना कि यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर की समस्या थी। जी मैम तो थी, कब जिसके से? कारण यूपी को बीमारू हाँ, वही मैं बोला टाइमलाइन जाता में था। जानना चाह रही हूँ, किस सरकार के अंतर्गत? मैम 2010 के पहले अगर मैं कहूँ तो सिचुएशन ऐसी थी, क्योंकि मेरा लिव्ड एक्सपीरियंस भी है। सॉरी मेरे को अभी डेटा तो नहीं याद है, मैं इसको पढ़ूंगा। तो किसकी सरकार थी 2010 से पहले? मिक्स्ड थी मैम, मिक्स्ड मैंडेट था। कभी मायावती जी की सरकार थी, कभी राजनाथ सिंह जी भी थे, कभी मुलायम सिंह जी भी थे। तो ऐसा मतलब कोई एक पार्टी स्पेसिफिक तो नहीं था। चलिए ठीक है सर, प्लीज कंटिन्यू। कुछ एक वीकनेसेस है आपकी? जी सर। सर मैं थोड़ा परफेक्शनिस्ट हूँ अपने काम में। मतलब कोशिश करता हूँ कि परफेक्शनिज्म मतलब उसको अवॉइड करूँ, बट वो मतलब चाइल्डहुड हैबिट ठीक। शायद है, इसलिए। ठीक सर। ये बताइए कि ये आप सरकारी सेवा में हैं जी सर। और दूसरी सरकारी सेवा में प्रयासरत हैं। जी सर। वाई इज इट सो कि गवर्नमेंट सर्विसेज जो हैं स्टिल मोस्ट सॉट आफ्टर सर्विसेज हैं? यानी अभी भी सबसे ज़्यादा सुरक्षित, सबसे ज़्यादा लोगों की इच्छा होती है। इवन IITians जो हैं वो भी चाहते हैं कि टेक्निकल जैसे आप हैं जो है वो भी सिविल सर्विसेज में। तो ऐसा ये क्या रीज़न है? कोई स्पेशल कारण है इसके लिए? जी सर। सर
सबका मतलब डिफरेंट रीज़न है सर, मैं अपना रीज़न अपने पर्सपेक्टिव से बता सकता नहीं हूँ। सब्जेक्टिव नहीं है, मैं ऑब्जेक्टिव रीजन जानना चाहता हूँ। देर आर कुछ हिंट दे रहा हूँ आपको। कुछ स्पेशल प्रोविज़न हैं पब्लिक सर्विसेज के लिए जो और सर्विसेज के लिए नहीं हैं। देर आर सम स्पेशल कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शंस जो है, जी सर। तो व्हाट आर दोज प्रोटेक्शंस, वो कौन से प्रोटेक्शंस ऑल हैं? इंडिया सर्विसेज है, आर्टिकल 312 के मतलब उसमें आता है परव्यू में। तो सर इसलिए भी 312 तो सर्विस क्रिएशन के लिए प्रोविजन जी, जी बनाता है, सर, जी प्रोटेक्शन उसी के अगल बगल है, सही नहीं पता है आपको इसको। सर सॉरी मेरे को याद नहीं आ रहा है। मैं इसको वही revise प्रोटेक्शन करूँगा। जिसकी वजह से मतलब हायर एंड फायर रूल नहीं होता जी यहाँ, सर। है ना? जी सर। तो आर्टिकल 311 है उसके लिए, देख लेना चाहिए। हाँ, ओके सर। स्पेशल प्रोटेक्शन क्या है वहाँ डिटेल में। जी जी सर। ये कहते हैं, अब हिंदी में कितना आप समझ पाओगे इंजीनियरिंग, वस्तुनिष्ठ मानक और आत्मनिष्ठ मानक, ऑब्जेक्टिव स्टैंडर्ड एंड सब्जेक्टिव स्टैंडर्ड। जी सर। कोई निर्णय लिया जाता है तो ये दो मानक होते हैं, जी सर। तो कौन सा बेहतर होता है, ऑब्जेक्टिव स्टैंडर्ड की सब्जेक्टिव जो है? जी सर। वस्तुनिष्ठ मानक या आत्मनिष्ठ मानक? जी सर। सर मुझे लगता है कि डिपेंड करता है सर हम किसके परव्यू में ले रहे हैं। अगर हम मटेरियल्स के परव्यू में ले रहे हैं, जैसे मेरा सर अभी करंट जॉब है रेलवेज, तो यहाँ तो सर ऑब्जेक्टिव स्टैंडर्ड ही फॉलो करना पड़ेगा। बट जहाँ हम मेन को पब्लिक को जिस deal जो कर रहे चीज़ ना मालूम हो, दूर दूर तक नहीं पता हो, उसको सीधे कहना चाहिए कि ये नहीं मालूम है मुझे। हैं। ओके सर, ठीक है। पूछे मैडम, पूछ लिया हमने। हॉबीज क्या क्या है आपकी? मैम हॉबीज़ मेरी फुटबॉल खेलना है, देखता भी हूँ, मतलब उतना फ्रीक्वेंट आजकल नहीं देख पा रहा हूँ। और मैम सिनेमा, आर्ट हाउस सिनेमा को देखना, एक्सप्लोर करना। आर्ट हाउस सिनेमा, जी मैम। ओके। रोनाल्डो और मेसी, लियोन मेसी, पिक वन। मैम दोनों को नहीं पिक कर सकते। नो, यू हैव टू चूज वन। तो मैम रोनाल्डो है मेरा। व्हाई? मैम मेरा आइडल रहा है ग्रोइंग अप, और वो मतलब बिकॉज मैंने देखा है कि जैसे वो एक डिसफंक्शनल फैमिली से आता है और उसके बावजूद उसने मतलब इतना बड़ा मुकाम हासिल किया है, और प्लस उसकी वर्क एथिक्स जो है, जैसे उसके साथ के प्लेयर्स जब वो मैनचेस्टर यूनाइटेड में थे अपने फॉर्मेटिव ईयर्स में, तो मैनचेस्टर यूनाइटेड के लोग बोलते भी थे कि मतलब ही डजंट रेस्ट। वो हम लोग पार्टीज़ में जाते हैं, वहाँ भी हम लोग को वार्म अप और वो करवाते हैं। तो और दूसरी बात मैम बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे उन्होंने वो लिकर कंज्यूम भी नहीं करते, लिकर को प्रमोट भी नहीं करते, तो एक यूथ के लिए अच्छे रोल मॉडल हैं। उन्होंने बॉडी में टैटू भी नहीं कराया बिकॉज उनको मतलब क्योंकि उनकी फैमिली में कोई कैंसर से ही डेथ हुआ था, तो इसलिए भी और भी मैम बट बहुत मेसी सारी। के रेजिलियंस इज बेटर देन रोनाल्डो, आई गेस। इतने सारे डिफीट्स के बाद स्टिल ही एक्चुअली डिड नॉट गिव अप, कंटिन्यू किया। तो आई थिंक रेजिलियंस के मामले में मेसी इज बेटर देन रोनाल्डो। मैम सब्जेक्टिविटी है इसमें, तो मतलब मेसी भी मुझे बहुत अच्छा लगता ओके, है। चलिए आर्ट हाउस पे आते हैं। जी अब मैम। तो फिर आर्ट गैलरी वगैरह भी देखते ही होंगे आप। सॉरी मैम, आर्ट गैलरी मैम, आर्ट हाउस जॉनरे का मतलब कि जैसे जो फिल्में हट के हैं, लीग से हट के, इंडिपेंडेंट सिनेमा, तो उनको फॉलो किया मैम। आर्ट गैलरी तो अभी तक कोई विजिट किया नहीं। इंडिपेंडेंट सिनेमा की बात अगर इंडिया में करें जी तो मैम। किस टाइम पीरियड को आप एक गोल्डन एरा मानते हैं, जब इंडिपेंडेंट सिनेमा जो मेन स्ट्रीम से थोड़ा हट के सिनेमा जब वो बना, और उसके कुछ एक लीडिंग स्टार कास्ट अगर आपको याद हो? जी मैम, इंडिया के अगर रिस्पेक्ट में बोलूँ तो मैम 60s का जो एरा था, 60s से 80s का, वो काफ़ी मतलब कुछ एक promising। डायरेक्टर्स के और एक्टर्स एक्ट्रेसेस के जी नाम जी बताइए, सर, लेजेंडरी। मैम सत्यजीत रे थे डायरेक्टर, उनकी बहुत सारी फिल्में देखी हैं। और फिर हिंदी में अगर देखें तो गोविंद निहलानी थे, उसमें ओम पुरी काफ़ी अच्छे रोल्स किए सब। शबाना आज़मी मैम थी, स्मिता पाटिल थी, तो इन लोगों के मतलब रोल्स थे। श्वेता पाटिल की मूवीज देखी है आपने? मैम मैंने इंडियन आर्ट हाउस को इतना एक्सप्लोर नहीं किया है। मैंने बांग्ला सिनेमा काफ़ी देखा है। बांग्ला सिनेमा में किसका किसका सिनेमा देखा? कुछ मैंने सत्यजीत रे का मैम काफ़ी वर्क्स देखा है, मृणाल सेन का देखा है। मृणाल सेन और सत्यजीत रे के सिनेमा में अगर कुछ एक डिफरेंस आपको करने को बोला जाए, क्या डिफरेंस है दोनों के पोर्ट्रायल में, जिस तरीके से वो कैरेक्टर बिल्ड करते हैं, जिस तरीके का सिनेमा ये दोनों लोग बनाते हैं? जी मैम, सत्यजीत रे का फिल्म मेकिंग में मतलब सत्यजीत रे स्टोरी पे तो कंसंट्रेट करते ही थे, बट वो नई फिल्म मेकिंग टेक्निक्स भी लाते थे अपने साथ। जैसे कि फ्रेंच न्यू वेव में जैसे फास्ट कट्स होते हैं,
या एक्सरे विजन बीच में आ जाता है। जैसे एक फिल्म है प्रतिद्वंदी करके, द एडवर्सरी, उसमें वो सीन्स हैं ऐसे, मतलब फ्लैशबैक सीन्स हैं। मृणाल सेन में वो मतलब सिनेमाटोग्राफिकली इतना ब्रिलियंट नहीं लगेगा, बट स्टोरी और थीम ज़्यादा मतलब रूरल, या क्योंकि वो खुद बांग्लादेश से प्रवासी बंगाली थे, जो वो बांग्लादेश से माइग्रेट करके इंडिया आए थे, तो वो हार्डशिप्स वो बताते हैं जो एक माइग्रेंट के साथ होती है। एक मूवी आई थी कमल हसन की, पुष्पक। पुष्पक, जी मैम। देखा था? हाँ मैम, देखा है। क्या उसमें क्या अच्छा लगा, सबसे ज़्यादा अच्छा क्या था उसमें? बिना डायलॉग्स के यूज़ के इतनी अच्छी तरीके से स्टोरी बताना, वो सबसे अच्छा है। और दैट वाज ब्रिलियंट। जी मैम। ओके, गुड सर। न्यूज़पेपर कौन सा पढ़ते हैं? सर न्यूज़पेपर जनरली द इंडियन एक्सप्रेस पढ़ता हूँ। पढ़ रहे नहीं आजकल? आज का नहीं पढ़ पाया सर। तो कहाँ से न्यूज़ कलेक्ट कर रहे हैं? सर आज मैं स्पेसिफिकली नहीं पढ़ पाया, बिकॉज आज मैं सुबह ही ट्रेन से आया हूँ। मतलब आज कल पढ़ रहे हैं? मतलब कल आज का नहीं। पढ़ा था सर। ठीक है। जंग में क्लस्टर बम की एंट्री हो गई है। जी जंग सर। समझ गए होंगे, जी जी सर। यूएस ईरान। जी सर। क्या होते हैं क्लस्टर बम? क्लस्टर बॉम्बिंग होती है सर एक साथ म्यूनिशन गिराना। मतलब एक क्लस्टर एरिया, मतलब जैसे पहले एक था कि एक सिंगल एम्यूनिशन ड्रॉप किया आगे बढ़ गए, बट अभी क्या है कि मल्टीपल एम्यूनिशंस गिराते हैं एक जगह पे या एक एरिया पे, ताकि टारगेट, मतलब जैसे कि जैसे सर क्लस्टर बॉम्बिंग ऐसा है कि पहले टारगेट सरफेस पे होता था, अभी टारगेट अगर अंडरग्राउंड है, बंकर बस्टर बॉम्ब्स जो हैं, जो लॉइटर म्यूनिशंस जिसे भी बोलते हैं सर, वो मतलब ऐसे गिराया जाएगा कि टारगेट का हिट रेट मतलब हो 100% हो टारगेट का हिट रेट, मतलब वो एस्केप ना कर सके। और एक कारपेट बॉम्बिंग टाइप से कि मतलब एक लंबे बड़े एरिया को डिस्ट्रॉय किया जाए। एक तो B1 B2 B52 से ये बॉम्बर है। जी सर। इसका इस्तेमाल किया था। B2 बॉम्बर का। जी सर। तो क्या अंतर है B1 B2 B52 तीनों वर्जन में? जी सर। सर स्टेल्थ कैपेसिटी डिफरेंट है तीनों की। और जैसे B2 बॉम्बर है, उसको बोला जाता है कि वो एकदम ही हॉक है, मतलब उसको कोई डिटेक्ट नहीं कर पा रहा है। जो भी एडवांस रडार सिस्टम्स हैं ईरान के, वो डिटेक्ट नहीं कर पाए। बाकी सर जो B52 बोल रहे हैं सर, उसका रोल ज़्यादा फाइटर रोल है, मतलब उसका मैनूवरिंग अच्छी है ज़्यादा, उसका रोल डॉग फाइट और एनिमी को इंगेज करना ज़्यादा है, ना कि स्टेल्थ कैपेसिटी से, मतलब स्टेल्थ से बच के और सिर्फ एक बार बॉम्ब गिरा के निकल जाना है। सुप्रीम लीडर एक जो मारा गया, जी सर। एक उसका पुत्र अभी बना है। जी सर। दोनों के नाम में हमने देखा आयतुल्लाह। जी सर। क्या है ये आयतुल्लाह? क्या सर अर्थ है इसका? मैं एक सर गेस ले सकता हूँ? हाँ हाँ। सर आयतुल्लाह का मतलब मुझे लगता है सुप्रीम लीडर ही है। नहीं नहीं। ओके सॉरी सर, तो पढ़ूंगा उसको सर। कब ये मारा जाएगा? जूनियर खामनेई। जी सर। आज रात में टीवी पर खबर चल रही थी कि इजराइल के हमले में घायल हो गए। जी मौत कब होगी इनकी? सर प्रिडिक्ट कर पाना तो मुश्किल है, बट अब सबसे हाईएस्ट लेवल ऑफ टारगेट तो अब भाई, आप यही देखिए होंगे। ना कि कल ही कंफर्म हुआ जी सर। सुप्रीम लीडर कि आज ये बन गए, जी सर। और कल ही इजराइल ने हमला कर दिया। जी सर। जबकि रशिया ने तो बधाई दी है, जी सर। चाइना भी सपोर्ट ही कर रहा है जी सर। जूनियर खामनेई को। जी। इसके बीच में हमले हो ही रहे हैं, तो ये तो दिख रहा है कि मौत आनी है, हत्या होनी है। जी सर। तो आप डिप्टी कलेक्टर बनने जा रहे हैं, तीसरे नेत्र से देख के बताइए कब होगी मौत। सर ये प्रेडिक्ट कर पाना तो मुश्किल है, बिकॉज ईरान के साथ बार बार ये हो चुका है। जैसे पिछला जो अली खमेनेई की डेथ हुई, वो भी सर एक सिक्योरिटी लैब्स की वजह से हुई, जहाँ तक सर मैंने पढ़ा है, क्योंकि उन्होंने 2 लेवल्स ऑफ बंकर्स थे, वो फर्स्ट लेवल पे थे। और मतलब सिक्योरिटी लैब से ये हुए कि जो CCTV फुटेज जो है
उससे इज़राइल ने यूज़ करके और मतलब उसको हैक करके यूज़ करके किया। तो अगर वो सिक्योरिटी प्रिकॉशंस लेती है, अगर जो अभी ये करंट उसी हमले में इस्माइल कानी बच गए। जी सर, इस्माइल कानी समझ पा रहे हैं ना? नहीं सर, सॉरी। उस हमले में वही एकमात्र प्राणी थे जो बच गए, बाकी सारे मारे गए। जी सर। तो सुनने में आ रहा है इस्माइल कानी को ईरान ने मार दिया। हालांकि पुष्ट नहीं खबर ये है। जी सर, कौन थे इस्माइल कानी? सॉरी सर, आइडिया नहीं है, मैं मतलब इसको पढ़ूंगा। ठीक है, उत्तर प्रदेश का सबसे खतरनाक जिला बता दीजिए कौन सा है? खतरनाक सर, इन व्हाट सेंस? खतरनाक तो खतरनाक। लॉ एंड ऑर्डर के सेंस में? हाँ बताइए। सर इस समय तो चार्ज, पॉलिटिकली चार्ज तो रिसेंट पास में मैंने शामली के बारे में देखा है। जब से सबसे दबंग जिला कौन सा है? दबंग जिला सर, ऐसे तो सर मैं गेस ले सकता हूँ एक। लीजिए। सर बलिया, क्योंकि उसको बागी बलिया कहते हैं। ठीक है, शुभकामनाएं। ठीक है सर, थैंक यू सर। कैसा रहा इंटरव्यू? सर थोड़ा करंट अफेयर्स को ब्रश अप करना है, लग रहा है ऐसा। और कितना अंक देंगे अपने आप को आप? आउट ऑफ 100 सर, हम्म, 55-60 सर, इसी रेंज में। ऐसा नहीं, 65 प्लस। अच्छा रहा इंटरव्यू आपका, ओके सर। डिजर्व करते हैं 65 प्लस 70। सर एक्चुअली रीज़न ये है कि मैं ऑफिस किया और फिर डायरेक्ट मैं ट्रेन से बैठ के आया, इसलिए मेरे थोड़ा मतलब बॉडी भी ऐसे हो गई है। नहीं नहीं, ठीक है, आप डिजर्विंग कैंडिडेट हैं। 65 70, ये जो ब्रशअप करने की बात कर रहे हैं जी इसको सर। न्यूज़पेपर देखिए। आज का सर मैं देख नहीं पाया। हाँ नहीं, रेगुलर देखिए। 13th को है आपका? 13 13th की सुबह का भी न्यूज़पेपर देखिएगा। जी जी सर। और ये लोकल न्यूज़पेपर हिंदुस्तान, दैनिक जागरण जी सर जी। और आज तक या एनडीटीवी कोई चैनल डाउनलोड कर लीजिए ऐप उसका, हाँ सर। और जवाब ठीक दे रहे हैं आप। जिस प्रश्न का उत्तर ना है उसमें क्लियर कट सारी बोली, जरूरी नहीं सारे प्रश्नों का अटेम्प्ट कीजिए। ओके सर। नहीं दिया आपने जवाब कुछ एक प्रश्नों का, ठीक है। ठीक है सर। बस जो आपको थोड़ी सलाह देनी थी, थोड़ा और सीधे बैठिए। आप तो पूरी चेयर में बैठे हैं। जी सर। हाँ, अगर ऐसे है। बैठे तो ये इसमें कुछ ज्यादा अच्छा ओके सर। एक्सप्रेशन आएगा आपका। ठीक है सर। टेकते आप नहीं, लेकिन जैसे थोड़ा आराम से बैठते हैं, लगता है टेक के बैठे हैं क्या। ओके, ऐसे रहेंगे तो ज्यादा ठीक रहेगा। एकदम स्ट्रेट सर। हाँ, उस ऐसे बैठते उसमें लगती थोड़ी एज बढ़ी हुई दिखती है। ओके सर। तो इरेक्ट रहिए। और होंठ सिकोड़ रहे थे आप बार बार, ऐसा क्या है? प्यास वगैरह लगी है या सर मुंह सूख रहा था, सॉरी। तो कॉन्फिडेंस तो कम नहीं था, नर्वसनेस तो नहीं थी? नहीं सर, नर्वस नहीं था फिर मैं। तो पानी वगैरह पीजिए। हाँ सर, एक्चुअली थोड़ा मतलब ये सुनने में मतलब थोड़ा ये लगेगा कि ये बहानेबाजी कर रहा है, लेकिन सर मैं 2 दिन से सो नहीं पा रहा था, क्योंकि आज नहीं, मेरे नहीं। को खत्म करना था ऑफिस का एक प्रोजेक्ट, तभी मुझे 4 दिन की छुट्टी नींद मिली थी। वगैरह पूरी लीजिए ठीक से। जी सर। न देख पाइए न्यूज़पेपर, न देखिए, लेकिन नींद तो पूरी लीजिए। हाँ सर, वही बस बस वही इतना reason काम था। करिए जी सर। कि न्यूज़पेपर देखिए और नींद लीजिए ठीक से भरपूर। आई कांटेक्ट में एक एडवाइस थी कि जैसे आप सर से बातचीत कर रहे हैं जी तो सर। बीच में एक आध बार अन्य सदस्यों की तरफ भी नजर घुमा लीजिए। ओके सर। हालांकि कुछ लोग बताते हैं कि जो प्रश्न पूछे उसी की तरफ मुखातिब रहिए, जी सर। लेकिन ज्यादा अच्छा होगा कि अन्य सदस्यों की तरफ भी एक आध बार आप नजर घुमा लीजिए। जी सर। ये सब लोग आपको सुन रहे हैं ना, तो उनको भी जी। इन्वॉल्व किए रहिए अपने साथ, जी सर। मेरे ख्याल से ज्यादा ठीक होगा। और चलते चलते कब से आपने थैंक यू बोला, थैंक यू बोल के जाना है। एक बार में बोल के थैंक यू बोले, आपका हाथ यहाँ क्यों गया? सॉरी सर, आदत हो गई है ऑफिस में भी करने की, मैं इसको करेक्ट कर लूंगा इस पोस्चर को। वो आदत का ही मामला है। जी सर। ये सब तो जैसे सर हमारे यहाँ मतलब डीआरएम रैंक के जो होते हैं, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, उनके रूम से निकलता हूँ तो ऐसे बोलने की आदत हो गई है, बट इसको मैं कोशिश करूंगा कि ये ना हो, मतलब हाँ, कॉन्शियसली। ये थोड़ा उसमें
पेबंद जैसा लग रहा है कि मत कीजिए। ओके सर। और आते समय पूछते हैं तो कुछ हाथ आगे बढ़ाते हैं क्या? कल हमने मार्क नहीं किया था, पूछ रहे हैं आपसे। नहीं, हाथ आगे नहीं बढ़ाया हाँ, था। बस ठीक है, इसको मत करिएगा। हमने देखा है प्राय जो लोग ऐसे करते पूछते समय पूछते मैं कम सर, नहीं नहीं सर, ये नहीं करते ना। वो नहीं ठीक किया है, था सर। अच्छा करेंगे। ठीक है सर, थैंक यू। स्पीच मैनेजर आपका ठीक है, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़िया है। ठीक है, थैंक यू मैम, थैंक यू सर। विश यू ऑल द बेस्ट।